अगर तुम दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनियों के नाम सर्च करोगे तो तुम्हें कुछ नाम मिलेंगे जैसे कि एप्पल, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट। लेकिन इन सब नामों में एक और नाम है जो शायद हमने कभी सुना भी नहीं है। Quick show of hands, who's heard of Tencent? Great start. अगर मैं आपको पूछूं कि ये कंपनी करती क्या है तो आप में से कईयों को तो पता भी नहीं होगा। तो आप लोगों को बता दूं, ये कंपनी सब कुछ करती है। बल्कि इस कंपनी के कुछ ऐप्स तो आपके फ़ोन में अभी भी होंगे, जबकि आपको उस कंपनी का नाम तक नहीं पता था। बाकी देशों में एटलीस्ट ये कई सारे ऐप्स के ज़रिए रूल कर रहे हैं, लेकिन चाइना में इनका एक ही ऐप है, नाम है वीचैट। In China, it is sort of impossible to live without WeChat. और इस ऐप के अंदर चाइना की 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन दिन का 4 घंटा बिताती थी। अगर आप इन नंबर को अमेरिकन सिटीजन्स के साथ कंपेयर करें तो अमेरिकन सिटीजन्स पूरे दिन का पूरे सोशल मीडिया पर 2 घंटा स्पेंड करते हैं। तो आप सोच रहे होंगे इस ऐप में ऐसा है क्या। इस ऐप में सब कुछ है। ये बेसिकली फेसबुक, पेपैल, व्हाट्सएप, नेटफ्लिक्स, गूगल, उबेर, स्पॉटिफाई, जो भी आप कुछ सोच सकते हो वो सब कुछ एक ही ऐप के अंदर रोल किया हुआ है। माना कि ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है कि एक ही प्रोफाइल, उसी से आप अपने बिल भर रहे हो, अपने सारे काम कर रहे हो। लेकिन सोच कर देखिए कि आपके लाइफ के हर एक एस्पेक्ट के बारे में एक कंपनी को सब कुछ पता है। आपकी लोकेशन, आपकी बैंक हिस्ट्री, आपके मैसेजेस, आपके बारे में उन्हें सब कुछ पता है। प्रॉब्लम्स तो तब आती है जब प्राइवेसी की लाइन थोड़ी ब्लरी हो जाती है। चाइनीज़ गवर्नमेंट के बड़े ऑफिशियल्स के पास इस ऐप के अंदर हर एक चीज़ के लिए एक्सेस होता है। अगर आप ऐसा कुछ मैसेज डाल देते हो जो कि चाइनीज़ गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ है तो बेस्ट केस सिनेरियो है कि आपका मैसेज डिलीवर ही नहीं होगा, और वर्स्ट केस सिनेरियो है कि आप जेल में जा सकते हो या फिर गायब। चीन शाओली एक चाइनीज सिटीजन है जिनके साथ ये हो चुका है। टेंसेंट ने पॉलिटिक्स का इस्तेमाल करके अपने पूरे कंपटीशन को मार दिया और चाइना में एक मोनोपोली हासिल कर ली, और साथ ही में वो चाइना के बड़े ऑफिसर्स के लिए एक हथियार बन गई। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें इस सब से क्या फ़र्क पड़ता है तो एक बार दोबारा सोचिए। इंडिया और अमेरिका इन दोनों ने चाइना के इस ऐप को एक सिक्योरिटी थ्रेट बताया है। टेंसेंट एक बहुत बड़ी बिजनेस सक्सेस स्टोरी है। कैसे $1000 से 400 बिलियन तक का उन्होंने सफ़र तय किया और उसे दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी बना दिया, जिससे हमें कई सारे यूज़फुल बिजनेस लेसन्स मिलने वाले हैं। मगर ये कंपनी एक बहुत बड़े पॉलिटिकल स्टॉर्म में फंसी हुई है। टेंसेंट पर कई सारे इल्ज़ाम लगे हैं, जैसे कि मोनोपोली बनाए रखने के लिए अपने कंपटीशन को बर्बाद कर देना और फिर उन्हीं के आइडिया को कॉपी करना और अपने ऐप के अंदर डाल देना, लोगों की प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ करना, उनके फ्रीडम ऑफ स्पीच को डिनाई करना, खराब वर्किंग कंडीशंस के अंदर लेबर से काम करवाना। ऐसी कई सारी कंट्रोवर्सीज के बीच टेंसेंट हमेशा से फंसा रहा, और इस कंपनी के चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ अच्छे रिलेशंस होने की वजह से बाकी देश इसे एक खतरे की तरह देखते थे। टेंसेंट को चाइनीज़ गवर्नमेंट की कठपुतली कहना ये भी गलत होगा। हाल ही में टेंसेंट की वैल्यूएशन कई बिलियन से गिरी है क्योंकि चाइनीज़ गवर्नमेंट उनके ऊपर लगातार सैंक्शंस लगा रही है। मगर चाइनीज़ गवर्नमेंट ऐसा कर क्यों रही है? ये कहानी में कई किरदार हैं। अगर मैं आपसे कहूँ, क्या आपने कभी मार्क जुकरबर्ग, इलॉन मस्क और जेफ बेजोस के बारे में सुना है, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि आप लोगों ने इनके बारे में सुना हो। ये है पोनी मा, टेंसेंट के फाउंडर। चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आप उन्हें पहली बार देख रहे हो। पोनी बताते हैं कि वो एक इंट्रोवर्ट हैं और वो अपने क्लास के सबसे शांत बच्चों में से थे। उन्हें कॉलेज में अटेंशन तब मिली जब उन्होंने किसी के कंप्यूटर को हैक कर लिया। जैसे जैसे पोनी माँ बड़े हुए, उनका कंप्यूटर के लिए इंटरेस्ट बढ़ता गया। एक दिन पोनी को कंप्यूटर पे एक साइट मिली जिसका नाम था ICQ। ये साइट एक चैटिंग प्लेटफॉर्म थी। पोनी ने इसी साइट को कॉपी किया और यहाँ तक कि उसका नाम भी कॉपी कर लिया। साइट का नाम था ICQ, तो पोनी ने अपनी वेबसाइट का नाम रखा OICQ। कुछ ही महीनों में ये साइट पूरे चाइना में फेमस हो गई। OICQ पर लाखों यूज़र्स होने के बाद भी पोनी माँ काफ़ी ज़्यादा नुकसान में थे।
साइट का मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी हाई था, लेकिन पोनी माँ साइट से एक भी रुपया नहीं कमा रहे थे। धीरे धीरे पोनी के सारे पैसे ख़त्म हो गए और पोनी को फंड रेजिंग की ज़रूरत पड़ गई। जैसे जैसे प्रॉब्लम्स ख़त्म हो रही थी, पोनी के सामने एक और प्रॉब्लम आ गई। ICQ नाम की उसी कंपनी ने उन्हें लीगल नोटिस भेज दिया और नाम चेंज करने के लिए कहा। इसीलिए पोनी माँ ने अपनी साइट का नाम चेंज करने का डिसीजन लिया और उसका नाम रख दिया QQ। QQ की ग्रोथ फिर भी बढ़ती रही। पोनी माँ को मोनेटाइजेशन का एक तरीका मिल ही गया। उन्होंने अवतार्स और वर्चुअल कपड़े सेल करने का डिसीजन लिया। ये फीचर काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ और पहली बार उन्होंने इतने सारे पैसे बना लिए थे। टेंसेंट ने व्हाट्सएप को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई और उन्हें 10 बिलियन USD का ऑफ़र दिया, मगर मार्क जुकरबर्ग ने 19 बिलियन USD का ऑफ़र देकर व्हाट्सएप को खरीद लिया। इसीलिए टेंसेंट ने व्हाट्सएप का कॉपी बनाने का डिसीजन लिया और बना दिया WeChat। WeChat चाइना का व्हाट्सएप बन गया। फिर उन्होंने WeChat के अंदर कई सारे फीचर्स ऐड करने शुरू कर दिए और कुछ ही समय में WeChat टेंसेंट का राइट हैंड बन गया और QQ से भी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने लगा। यहाँ तक कि लोगों के पास ऐप स्टोर होने के बाद भी वो कभी ऐप स्टोर यूज़ नहीं करते। वो किसी भी चीज़ की डाउनलोडिंग के लिए WeChat का ही इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से किसी भी तरह का कंपटीशन WeChat का सामना कर ही नहीं पाया और शायद कर भी नहीं पाएगा। आप लोगों को मैंने बताया था कि गवर्नमेंट टेंसेंट को नुकसान पहुंचा रही है। तो गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है? और क्या टेंसेंट का WeChat पूरी दुनिया में एक्सपांड करेगा या नहीं? और क्या वो एक ऐसी मोनोपोली बना सकते हैं जिसको तोड़ना लगभग नामुमकिन हो? इन सब सवालों के जवाब हम देंगे आपको हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।